हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कोरिलेशन। ठीक है, मतलब नाम से आपको थोड़ा नया नया लगेगा कि इस चैप्टर में होगा क्या और कैसे कैसे चीज़ होंगी, हमें समझ में आएगा या नहीं, या फिर क्या पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, कुछ समझ नहीं आ रहा। नाम भी हिंट नहीं दे रहा कि कैसा क्या रिलेशन, समझ नहीं आ रहा। तो वैसे ना ये चैप्टर शुरू शुरू में देखने में थोड़ा अटपटा सा लगेगा, बट है बहुत आसान, बहुत ज़्यादा आसान है। स्कोरिंग चैप्टर है और इसी वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में समझाने वाली हूँ बिना आपका टाइम वेस्ट करे। ठीक है, हैंडमेड नोट्स बनाए हैं मैंने, मतलब सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, तो आप इसको यूज कर लेना, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर विदाउट एनी देरी। कोरिलेशन। तो कोरिलेशन ना दो टाइप का होता है, जैसे कि आपको थोड़ा बहुत नाम से हिंट मिल रहा है कि ये कोरिलेशन मतलब किसी भी चीज के बीच में रिलेशन बता रहा है, यानी कि दो चीजों के बीच में रिलेशन है ना। तो दो चीज को क्या हो सकती है, दो वेरिएबल्स हो सकते हैं, लाइक एक्स और वाई, रैंक वन रैंक टू, इस तरीके से, समझ रहे हो। अब कोरिलेशन मतलब समझ में है कि किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के बीच में, वो वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड या एनी आइटम है ना, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो चीज हमें कोरिलेशन बताता है। अब दो टाइप की होते हैं, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एक आपका पॉजिटिव कोरिलेशन होता है और एक नेगेटिव कोरिलेशन होता है। तो पहले पॉजिटिव कोरिलेशन देखो क्या होता है। तो जब दोनों वेरिएबल्स एक्स एंड वाई लगा लो, दो वेरिएबल्स, ठीक है, या बैट एंड बॉल लगा लो, कुछ भी लगा लो, एक्स एंड वाई आपने दो वेरिएबल्स लगा लिया, अगर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, यानी कि अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़े, एक्स घट रहा है तो वाई भी घटे, और तो इस टाइप के कोरिलेशन को हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। और वहीं पे जो ये आपका नेगेटिव कोरिलेशन है ना, ये क्या होता है कि जब कोई भी दो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई फॉर एग्जांपल अलग अलग डायरेक्शन में चेंज हो, जैसे कि x अगर घट रहा है तो y बढ़ रहा है, y अगर घट रहा है तो x बढ़ रहा है, इस तरीके से अपोजिट चीज है, तो इसको हम नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, नेगेटिव कोरिलेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डिमांड और प्राइस का। जैसे कि आप अपने डिमांड वाले चैप्टर में समझ के आए थे ना कि प्राइस और डिमांड में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप रहती है, कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो वही चीज होती है। तो यहाँ पर देखो, प्राइस जैसे ही बढ़ेगा तो डिमांड घट रही है, तो यहाँ पर वेरिएबल्स अलग अलग डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं ना, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, दूसरा बढ़ेगा तो पहले वाला घटेगा, तो इस तरीके से। तो यानी कि डिमांड और प्राइस में अगर आप देखोगे तो नेगेटिव कोरिलेशन है। वहीं आपने सप्लाई वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है ना, कि मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घट जाएगी, तो इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। इतना समझ में है। तो ये होता है कोरिलेशन, यानी कि कोई भी दो चीजों के बीच में, जैसे कि यहाँ पर डिमांड और प्राइस के बीच में दो वेरिएबल्स है, डिमांड और प्राइस, और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, सो दैट इज गिवन बाय कोरिलेशन, जो कि हमें कोरिलेशन बताता है। और ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। समझ में आ गया? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें तीन तरीके से कोरिलेशन फाइंड करना होता है। सबसे पहला होता है स्कैटर डायग्राम, ठीक है, ये बहुत आसान सा होता है। दूसरा होता है आपका कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और तीसरा होता है स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। समझ में आ गया? तो ये तीन आपके कोरिलेशन के तरीके होते हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे इस वीडियो में, कि कैसे आपको कोरिलेशन निकालना है। लेकिन उससे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको हर न्यूमेरिकल में लिखना पड़ेगा, वो ये है। देखो, मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है, आप कोई भी बुक फॉलो करते होगे, जैसे मैंने NM शाह यूज करी थी अपने टाइम पर, और ये नोट्स बनाते वक्त भी, तो आप वो देख सकते हो, नहीं तो आप ये नोट्स ही काफी हैं। ये टेबल आप हर कोरिलेशन वाले चैप्टर में देखोगे। जब भी आप कोई भी कोरिलेशन का न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, तो उसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा कि आंसर आने के बाद कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या है। तो यहाँ पर देखो, एक होता है परफेक्ट कोरिलेशन, एक होता है वेरी हाई डिग्री, एक होता है सफिशिएंट हाई डिग्री, नेक्स्ट मॉडरेट डिग्री, और ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ अ कोरिलेशन, पॉसिबली नो कोरिलेशन, और जीरो कोरिलेशन। अब यहाँ पर पॉजिटिव में देखो, इनकी वैल्यूज दे रखी है, पॉजिटिव और नेगेटिव में। परफेक्ट कोरिलेशन में पॉजिटिव जो होगा वो +1 होगा, और नेगेटिव जो होगा वो -1 होगा। समझ में आ रहा है? अगर कभी आपका न्यूमेरिकल के बाद आंसर आ जाए +1, है ना, आंसर आ जाए +1, तो आप क्या लिखोगे? परफेक्ट कोरिलेशन। -1 आ जाए तो आप लिख दोगे कि परफेक्ट कोरिलेशन, और ब्रैकेट में तो नेगेटिव आएगा ही। तो इस तरीके से अगर आपका आंसर 0.9
वो भी पॉजिटिव का आ जाए तो वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, और -9 आ जाए तो फिर -0.9 आए तो वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। इस तरीके से आपको ये बताना होता है। तो ये टेबल जरूर याद कर लेना आपको कि क्या क्या इनकी वैल्यूज है, इस तरीके से, है ना। अच्छा, अब आगे देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि आपको 3 तरीके से कोरिलेशन फाइंड करना होता है। तो पहला जो होता है स्कैटर डायग्राम होता है। तो सबसे पहले हम कोरिलेशन को फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्कैटर डायग्राम। तो इससे हमारा कंप्लीट हो जाएगा स्कैटर डायग्राम। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वैल्यू। अब यहाँ पर आपको 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, वेरिएबल नंबर x और वेरिएबल नंबर y, और इन सब की वैल्यूज यहाँ पर आपको गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बोला हुआ है कि जो x और y वेरिएबल की इतनी सारी वैल्यूज दी गई हैं, तो इनसे आपको स्कैटर डायग्राम बनाना है और इंटरप्रेट निकालना है रिजल्ट, मतलब इंटरप्रेट करना है रिजल्ट की क्या रिजल्ट आया, और ये भी वैल्यूज है, ये ध्यान रखना। तो आपको अब कैसे डायग्राम बनाना है, सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए। आई गेस अब आपको दिख गया होगा, है ना। ओके, तो ऐसे ऐसे देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, मैंने सबसे पहले एक्स एक्सिस बनाई, फिर वाई एक्सिस बनाई, और यहाँ पर लिख दिया ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स वेरिएबल देख लो कैसे कैसे वैल्यूज डली हुई है यहाँ पे, 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से, और 14 तक है, 4 5 6। तो यहाँ पर हमने किस चीज का गैप ले लिया, दो का गैप ले लिया 18 तक एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और उसके बाद वाई एक्सिस के वेरिएबल देखो 78 72 66 60, और कुछ इस टाइप से इन्होंने लिए हुए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने 8 का गैप ले लिया, 8 16। आप अपनी मर्जी से ले सकते हो कोई भी गैप या फिर यूनिट स्केल, जितना भी आपको लेना है। उसके बाद बस आपको x एंड y को प्लॉट करना है। जैसे कि पहले पॉइंट पर x 4 है और y 78 है, तो यहाँ पर मैं गई x एक्सिस पे 4 है और y जो है 78 है, तो यहाँ पर एक डॉट लगा दी। नेक्स्ट पॉइंट, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ऐसे ऐसे करके मैंने पूरी बिंदी 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 छाप दी इस डायग्राम पे। तो बस आपको बिंदियां छापनी है और आपका स्कैटर डायग्राम जो है या फिर स्कैटर प्लॉट जो है वो बन गया। दैट्स इट। तो ये आपका आ जाएगा क्या, कोरिलेशन, ठीक है। इस तरीके से आपको रिजल्ट इंटरप्रेट करना है, और इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना। इतनी बात समझ में आई। तो ये होता है आपका स्कैटर डायग्राम। अब हम अपने अगले मेथड की तरफ चलते हैं जो कि कोरिलेशन का है। अगला ये जो स्पीयर्समैन को रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन देख रहे हो, और जो इसके बाद आएगा कार्ल वाला, कार्ल पियर्सन वाला, इन दोनों में आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, और इतना मुश्किल भी नहीं है फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, आर के मतलब स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट का कोरिलेशन, इसको हम आर के से दर्शाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n, इतना समझ में है। और फिर आर के इज इक्वल टू 1 - एक और फॉर्मूला होता है, इसी से एक और फॉर्मूला बनता है, 6 ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर और माइनस लगाना है, फिर यहाँ पर 1/12 m क्यूब माइनस m प्लस 1/12 फिर से m क्यूब माइनस m, और ऐसे ऐसे 1 + 12 m क्यूब माइनस m उतनी बार रिपीट होंगे जितनी बार रैंक रिपीट होगी। ये अभी हमारा तीसरे केस में आएगा, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। बस अभी आप फॉर्मूला देख लो, अपॉन n क्यूब माइनस n, समझ में आ रहा है। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में। यहाँ पर आर के का क्या मतलब होता है, स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और यहाँ पर ये जो आप डी देख रहे हो ये डिफरेंस ऑफ रैंक होता है। ये जैसे आपने ये देखे ना, ये 1/2 1/12 m क्यूब माइनस m, ये डिफरेंस ऑफ रैंक होता है। तीसरा ये जो n देख रहे हो आप, ये नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन की कितनी ऑब्जर्वेशन है, और m का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ वैल्यू, नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू इज रिपीट कि कितनी बार जो वैल्यू है वो रिपीट हुई है, इस तरीके से। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स थी जो मैंने आपको बताई, इसका फॉर्मूला याद कर लिया। ओके, अब हम इसी के 3 केस पढ़ेंगे। ये जो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन वाला टॉपिक है ना, इसमें आपको 3 केस पढ़ने पड़ेंगे। पहला, जब आपको रैंक गिवन होती है, अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे इन तीनों केसेस के, ठीक है। और दूसरा, जब आपको रैंक गिवन नहीं होती, और तीसरा, जब रैंक इक्वल होती है या फिर रैंक जो वो रिपीटेड होती है, ठीक है। तो इन तीनों केसेस के न्यूमेरिकल्स अभी हम करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे कार्ल पियर्सन पे, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने केस नंबर 1 की, जब रैंक जो है वो गिवन होती है। अब यहाँ पर
यस। तो केस नंबर 1 इज़ जब आपको रैंक गिवन है। अब यहाँ पर रैंक गिवन का एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, वो देखो। एक बेबी कंपटीशन हो रहा था, 2 जजेस ने रैंक दी है 11 एंट्रीज़ को। ये कुछ आपकी 11 एंट्रीज़ हैं या फिर 11 कंटेस्टेंट है या फिर कपल्स हैं, इस तरीके से आप लगा सकते हो। तो ये 11 एंट्रीज़ हैं, जजेस ने इन 11 एंट्रीज़ को अपने हिसाब से रैंक दी है। तो हमें कैलकुलेट करना है रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट को, ठीक है। तो आप कैसे करोगे कैलकुलेट, वो देखो। सबसे पहले जब यहाँ पर हमें रैंक गिवन है, देखो जज यहाँ पर सारे कंटेस्टेंट लिखे हुए हैं 11 के 11, ABCDEFGHIJK, है ना। और यहाँ पर जज 1 ने इन सबको रैंक दी हुई है, इन सभी कपल्स को, इस तरीके से। जैसे कि A को फर्स्ट रैंक मिली है, B को सेकंड रैंक, C को थर्ड रैंक। तो मतलब यहाँ पर हमें रैंक गिवन है ना। और जज नंबर 2 ने भी इनको रैंक दी हुई है, ए को सेकंड रैंक मिली है, बी को थर्ड रैंक मिली है, सी को फर्स्ट रैंक मिली है, डी को सिक्स्थ रैंक मिला है। तो यहाँ पर अभी रैंक गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है। तो अब इसका आंसर कैसे निकालोगे वो देखो। सबसे पहले तो आपको एक टेबल बनाना होता है कोरिलेशन में। हमेशा जो भी डाटा आपको गिवन होगा ना क्वेश्चन में, उसका आपका टेबल बनेगा, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले आप कंटेस्टेंट लिखोगे यहाँ पर ABCDEFGHIJK, टेबल बना दिया। अब कंटेस्टेंट लिख दिया, जज 1 की रैंक भी लिख दो। जज 1 की रैंक जो थी वो ये रही 11 तक, ये सारी 11 से 11 तक यहाँ पर आपने लिख दी नीचे तक, ठीक है। उसके बाद जज नंबर 2 की भी आप सारी रैंक लिख दोगे ऊपर टेबल में से देख देख के, 2 3 1 6 4 5 8 7, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, एक निकालोगे आप डी कैसे निकालोगे, ये J1 है ना, यानी कि ये जो रैंक नंबर 1 है और ये जो रैंक नंबर 2 है, इन दोनों रैंक को आपस में माइनस कर दो। यानी कि 1 - 2 इज इक्वल टू -1, 2 - 3 इज इक्वल्स टू -1, 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2, 4 - 6 इज इक्वल्स टू -2, और ऐसे नीचे तक 11 - 9 इज इक्वल्स टू 2। ऐसे ऐसे आप डी निकाल लोगे, ठीक है। डी आपको कैसे निकलेगा, रैंक 1 माइनस रैंक 2। यहाँ पर मैंने जज 1 माइनस जज 2 लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब आपका डी आ जाएगा तो आप क्या निकालोगे, डी स्क्वायर। क्या निकालोगे, डी स्क्वायर। अब कैसे निकालोगे डी स्क्वायर, इन सब का आपको स्क्वायर कर देना है। -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, इस तरीके से आप सबके सबके डी स्क्वायर निकाल दोगे। और लास्ट में टोटल किसको करना है, एक तो आपके एंट्रीज कितनी थी, 11 एंट्रीज थी, जो कि आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, है ना। तो एंट्रीज, नंबर ऑफ एंट्रीज या फिर नंबर, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो उसको हम एन कहते हैं। और उसके बाद आपको सिग्मा डी स्क्वायर, यानी कि जितनी भी डी स्क्वायर की वैल्यूज हैं ऊपर से नीचे तक, वो सब आपको टोटल कर देनी है। और टोटल कितना आएगा आपका, सिग्मा डी स्क्वायर 4 और 4 थ्री इज 12, 13 14 15 16 17 18 19 20, तो टोटल 20 हो गए। तो सिग्मा डी स्क्वायर कितना आ गया, 20। अब आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था स्पेयरमैन का, ये देखो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब बस आपको फॉर्मूला लगाना है। अब आप कहोगे कि ये वाला फॉर्मूला तो हमने यहाँ पर लगा दिया, ये दूसरे वाला कब काम आएगा, ये दूसरे वाला ना, ये आपको थर्ड केस दिख रहा है, व्हेन रैंक आर इक्वल और रिपीटेड, इस केस में काम आएगा। पहले दो वालों में तो ऊपर वाला ही फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लगाओगे फॉर्मूला, आर के इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। और जितनी भी वैल्यूज है, जैसे कि ये डी स्क्वायर की वैल्यूज 20 है और n जो है वो 11 है, तो n का क्यूब लिख दिया, यानी कि 11 का क्यूब माइनस 11। बस फिर इसको सिंपली सॉल्व करना है, सिंपल मैथ्स है यहाँ पर। 1 माइनस 6 इंटू 20 120, 11 का क्यूब 1331 माइनस 11। उसके बाद 120 अपॉन, इसको माइनस करोगे तो 1320 आएगा, 0 से 0 कटेगा, 2 6 ज़ा 2 66 ज़ा, फिर 1 ज़ा 11 ज़ा। अब 1 माइनस 1 अपॉन 11, और 1 अपॉन 11 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 0.091 आएगा। और यहाँ पर आर के कितना आ गया, 0.909, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोली थी कि जब भी आपका आंसर आएगा ना कोरिलेशन का, साथ के साथ आपको डिग्री बतानी पड़ेगी, है ना। वो टेबल मैंने आपको दिखाया था। तो आपका आंसर क्या है, 0.9, वो भी पॉजिटिव में। तो यहाँ पर आप टेबल में जाओ, या फिर अगर आपको टेबल याद है तो 0.9 वो भी पॉजिटिव में, यहाँ पे देखो 0.9 वो भी पॉजिटिव में, तो यानी कि वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। तो बस आपको यहाँ पर अपनी डिग्री लिख देनी है, वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन।
सिंपल। अच्छा, अब यहाँ पर देखो सेकंड केस पे आते हैं हम। व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, जब हमें रैंक्स दे नहीं रखी तब क्या करना है। यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स हैं और 10 स्टूडेंट्स के स्टैटिस्टिक्स के और इकोनॉमिक्स के मार्क्स मिले हुए हैं, तो हमें स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। अब यहाँ पर देखो सिर्फ आपको मार्क्स दिए हुए हैं, कोई रैंक नहीं दी हुई, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर स्पेयरमैन बोल रहे हैं और रैंक आपको यहाँ पर बता नहीं रखी, तो हमें क्या करना है। अब यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, टेबल बनेगा, टेबल तो हर क्वेश्चन में बनेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स लिख लेना है। स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स को आप मान लो x, क्या मानोगे x, ठीक है। ऊपर से यहाँ पर आप सारे के सारे स्टैटिस्टिक्स के जितने भी मार्क्स हैं वो यहाँ पर नीचे लिख दो। 36, 56, 20, 65, 42, 33, 44, 53, 15 और 60, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब क्योंकि यहाँ पर रैंक गिवन नहीं है तो आप रैंक 1 यानी कि स्टैटिस्टिक्स की जो रैंक है, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि बाय ओन, कि अपनी तरफ से ही जैसे आपका मन करे इनको आप रैंक दे दो स्टैटिस्टिक्स वाले मार्क्स को। तो यहाँ पर ये जो रैंक दी हुई है ना, ये मैंने अपनी खुद के तरफ से दी हुई है। मैंने कैसे किया हुआ है कि यहाँ पर इन सभी मार्क्स में से सबसे कम मार्क्स कौन से है 15, तो मैंने इसको रैंक नंबर 1 दे दी। उसके बाद उससे ज़्यादा मार्क्स कितने हैं 20, तो इसको रैंक नंबर 2, यानी कि मैंने असेंडिंग ऑर्डर के थ्रू इसको रैंक दे दी और मैंने इस डब्बे का नाम रख दिया R1 की ये रैंक 1 है। फिर मैंने क्या किया, इकोनॉमिक्स के मार्क्स लिख दिए सारे के सारे, ऊपर से देख के जितने भी इकोनॉमिक्स के मार्क्स है ना वो सारे मैंने लिख लिए और यहाँ पर मैंने इसमें नोट डाउन कर दिया। उसके बाद इकोनॉमिक्स के मार्क्स नोट करने के बाद यहाँ पर भी सेम चीज़ करने हैं, R2 लिखना है, यानी कि इस इकोनॉमिक्स के मार्क्स को आपको क्या देना है, रैंक बतानी है अपनी तरफ से। तो आप वही असेंडिंग ऑर्डर से कर दो, 25 को 1 दे दिया, या फिर जैसे मर्जी आप करना चाहो वैसे कर सकते हो, 35 को 2 दे दिया। तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से दिया हुआ है, आप डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से भी दे सकते हो। अब आपके पास R1 आ गया और R2 आ गया। फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, वही R1 में से माइनस किया था R2 ताकि हमारा D आ जाए, है ना। तो अब वही चीज़ करनी है, यहाँ पर भी आपको D निकालना है। R1 में से माइनस करोगे R2, यानी कि इसमें से ये चीज़ आपको माइनस करनी है। 4 - 5 -1, 8 - 2 6, 2 - 6, 2 - 8 -6, 10 - 1 9, 5 - 6 -1, 3 - 9 -6। तो यहाँ पर D आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद D स्क्वायर आपको करना है, यानी कि जितनी भी D की वैल्यू है उसका स्क्वायर आपको कर देना है, यानी कि -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, फिर 6 का स्क्वायर 36, -6 का स्क्वायर 36। तो ऐसे ऐसे करके आपका D भी आ जाएगा और D स्क्वायर भी आ जाएगा। क्यों ये आप D स्क्वायर निकाल रहे हो या फिर R1 और R2 निकाल रहे हो, क्योंकि R1 और R2 से 2 रैंक से ही आपका D आएगा और D से ही आपका D स्क्वायर आएगा। और हमें D क्यों चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमने फॉर्मूला देखा था कि 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n था। तो यहाँ पर हमें D तो चाहिए ही चाहिए, तो D स्क्वायर तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो D स्क्वायर कैसे आएगा, ये सारी वैल्यूज लिखने के बाद आप इनका टोटल करोगे इन सारी वैल्यूज का, तो आपका टोटल आएगा 318, ठीक है। और यहाँ पर कितनी ऑब्जर्वेशंस थी आपकी, कितने सारे नंबर्स थे, 10 थे, है ना। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्टूडेंट्स थे, तो n इज इक्वल्स टू आपका 10 हो गया। और बस फिर आपको क्या करना है, जस्ट आपको फॉर्मूला पुट अप करना है, आर के इज इक्वल्स टू 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n3 - n और 1 - 6 इंटू 318। D स्क्वायर कितना था आपका 6 318, ऊपर देखो यहाँ पर 318, और n जो था वो आपका 10 था, तो 10 का क्यूब माइनस 10, 10 का क्यूब कितना होगा 1000, 1000 में से 10 माइनस करोगे तो 990, और ऊपर कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपको खुद करना है, सिंपल कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, ठीक है। और आप आंसर यहाँ से मैच कर सकते हो या फिर वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो अपना सॉल्व। तो 1908 आ गया, इसको डिवाइड करोगे तो 1.927 आएगा, माइनस कर दोगे तो फिर -0.9 आएगा। और यहाँ पर मैंने आपको याद करवाया था कि -0.9 आ जाए तो ये वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन होता है। इतना समझ में आया, तो ये भी हो गया। अब यहाँ पर देखो ये थोड़ा और ज़्यादा समझने का है। व्हेन रैंक्स आर इक्वल और रिपीटेड, जब रैंक इक्वल होती हैं या फिर रिपीटेड होती है तब आपको क्या करना है, इसमें स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का सेकेंड वाला फॉर्मूला लगेगा। ये देखो मैं आपको ऊपर दिखा देती हूँ ताकि रिमाइंड हो जाए। ये देखो ये वाला फॉर्मूला, ये जो बड़े वाला फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगने वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं,
ये देखो, यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इस डाटा से आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, ठीक है। सो आपके पास x की सारी वैल्यूज हैं और y की सारी वैल्यूज हैं, इतना समझ में आ रहा? ओके, तो यहाँ पर आप देखो x में क्या चीज रिपीट हो रही है, ये वाली चीज 16 रिपीट हो रहा है ना। और यहाँ पर देखो 13 रिपीट हो रहा है, और कुछ रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें यानी कि रैंक्स जो है वो रिपीट हो रही हैं, इक्वल भी आ रही है। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, देखो ध्यान से सुनना। मैंने वेरिएबल कौन सा है, एक x है और एक आपका y है। तो टेबल बनाओगे, सबसे पहले x की सारी वैल्यूज लिखोगे यहाँ तक, है ना। यही सारी वैल्यूज है ना आपकी x की, तो आपने सारी x की वैल्यू लिख ली, फिर आपने r की वैल्यू लिख ली सारी की सारी। अब हमें क्या करना है, रैंक नंबर 1 निकालने, मतलब कुछ भी करोगे, कितनी वेरिएबल हो, रैंक 1 और रैंक 2 तो निकलेगी ही निकलेगी। तो रैंक नंबर 1 कैसे निकालोगे आप, वही असेंडिंग ऑर्डर वाला सिस्टम कर लो। जैसे कि यहाँ पर सबसे छोटा है 9, तो मैंने यहाँ पर 1 दी थी। उसके बाद 9 से छोटा, 9 से बड़ा कौन है 15, तो मैंने इसको रैंक नंबर 2 दे दी। अब 15 से बड़ा कौन सा है 16, लेकिन 16 तो 2 बार है, तो इसको मैं थर्ड रैंक दूँ, इसको मैं फोर्थ रैंक दूँ, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल रैंक इक्वल है ना। 16 तो दोनों एक ही है, तो अगर मैं इसको थर्ड बना दूंगी तो इसके लिए 9 साफी हो जाएगी, मेरे को थर्ड क्यों नहीं बनाया, मैं भी तो 16 ही हूँ, इस तरीके से समझ रहे हो। तो यानी कि थर्ड और फोर्थ वाली जो रैंक है वो सेम है ना। तो मैं क्या करूंगी, 3 और 4 को ऐड करके डिवाइड कर दूंगी 2 से, तो 7/2 आ गया, तो कितना आ गया 3.5। यानी कि ये जो थर्ड और फोर्थ है इसको मैं रैंक दूंगी 3.5 और 3.5, और थर्ड और फोर्थ रैंक जो है वो चली गई यहाँ पर, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करूंगी फिफ्थ रैंक से। 16 से बड़ा कौन है, 16 से बड़ा है फिर 25, तो मैं इसको फिफ्थ रैंक दे दूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ही 6 7 8, ये चीज आपको 9 ये 9 कर लेना, ये बाय मिस्टेक लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सबकी रैंक बता दी है, और ये हमारी बन गई R1। अब आपको ऐसे ही R2 देखनी है। R2 में भी देखो, यहाँ पर ये जो आपको Y है इसको आपको रैंक देनी है। तो सबसे छोटा कहाँ पे है, यहाँ पर 4 पे है ना, तो 4 को आपने फर्स्ट रैंक दे दी। उसके बाद आपने सेकंड रैंक किसको दी, 4 से बड़ा है 6 है ना, लेकिन 6 यहाँ पर भी रिपीट कर रहा है और यहाँ पर भी रिपीट कर रहा है, देख रहे हो। तो यहाँ पर अभी मैं क्या करूंगी, जो सेकंड रैंक, अब मैं ऐसे तो नहीं है कि इस 6 को सेकंड दे दूंगी और इसको थर्ड दे दूंगी, या फिर इसको सेकंड रैंक दे दूंगी और इसको थर्ड दूंगी, तो ये तो 9 साफी होगी। तो यानी कि 2 + 3/2 कर दोगे, जो सेकंड रैंक है और थर्ड रैंक वाला है उसको प्लस करके डिवाइड बाय करोगे 2 से, तो 5/2 इक्वल्स टू 2.5। तो यानी कि इसको भी 2.5 रैंक मिलेगी और इसको भी 2.5 रैंक मिलेगी, ठीक है। तो अब फर्स्ट रैंक हो गई, सेकंड रैंक हो गई, थर्ड रैंक हो गई। अब फोर्थ रैंक इसको मिली है 9th वाले को, और फिफ्थ रैंक जो है वो यहाँ पर देखो 13 और 13 जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, 2 बार रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अब फिफ्थ और सिक्स्थ रैंक जो है उसमें भी झमेला है, तो फिफ्थ और 6/2 करोगे तो 11/2 इज इक्वल्स टू 5.5, यानी कि फिफ्थ और सिक्स्थ रैंक वाले को 5.5 रैंक मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर रैंक रिपीट हो रही है। उसके बाद सेवन्थ रैंक जो है 15 को मिलेगी, फिर 8th रैंक, 9th रैंक, और उसके बाद 10th रैंक। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको रैंक 1 और रैंक 2 अलॉट करनी है। कोई भी अगर आपका रिपीट हो जाए, तो जैसे मान लो ये सेकंड और थर्ड वाली रैंक जो थी वो रिपीटेड थी, तो 2 + 3/2 कर देना, बस सिंपल ये चीज करनी है। अब आपके पास जैसे R1 आ गई, R2 आ गई, तो R1 से R2 माइनस कर तो आपका D आ जाएगा, है ना। तो यानी कि 8 - 5.5 2.5, 6 - 5.5 0.5, 7 - 10 -3 लिख दो, ठीक है। और 1 - 2.5 -1.5, और ऐसे करने के बाद डी निकालने के बाद डी स्क्वायर कर दो, यानी कि इन दोनों को आपको इन सब को आपको स्क्वायर कर देना है, बस ये चीज है। और लास्ट में आपको किसको टोटल करना है, एक तो एन को, कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10 है, और यहाँ पर आपका सिग्मा डी स्क्वायर कितना आ गया 39.5, यानी कि इन सबको अगर आप टोटल करोगे डी स्क्वायर वाले कॉलम को, तो आपका 39.5 आएगा। अब आपको एक चीज और देखनी है, यहाँ पर जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, दूसरे वाला, यानी कि आर के इज इक्वल्स टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम, है ना। तो अब ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर यहाँ पर लगेगा। इसमें आपको क्या चीज देखने लायक है वो देखो, देखो तो यहाँ पर डी स्क्वायर तो हमारे पास है ही 39.5, मैंने ऊपर आपको दिखाया था ना 39.5 ही, तो आपके पास डी स्क्वायर है ही। अब आप कहोगे
कि ये एम क्यूब माइनस एम और ये 1/12 कितनी बार लिखना है, यहाँ पे तो डॉट 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 है, तो ये कितनी बार लिखना है। तो अब यहाँ पर देखो, ऊपर टेबल में आओ, यहाँ पर आपकी कितनी रैंक रिपीट हुई है, ये देखो, एक तो ये 5.5 वाली रिपीट हुई है, ये एक रैंक रिपीट हो गई, ठीक है। यहाँ पर देखो एक्स और वाई वेरिएबल में देखो, एक्स वेरिएबल में कितनी रैंक रिपीट हुई है, इसमें रिपीट हुई है 16 वाली, तो एक रैंक तो ये रिपीट हो गई, ठीक है। और वाई वेरिएबल में देखो, एक ये 13 वाली रिपीट हो गई, तो दूसरी दो रैंक रिपीट हो रही है, और एक आपकी 6 वाली रैंक रिपीट हो रही है। तो 3 बार 3 रैंक ऐसी हैं जो रिपीट हो रही है ना। तो यानी कि ये जो आपका 1/12 एम क्यूब माइनस एम है, ये 3 बार आएगा, 1, 2 और 3। यहाँ पर आगे देखो 3 बार रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3, क्योंकि 3 बार रैंक रिपीट हुई है। अब ये देखो कितनी बार रिपीट हो रही है, जैसे कि x है, x में ये 16 रिपीट हो रहा है, तो कितनी बार है, 1 और 2 बार, है ना। और यहाँ पर y में 13 रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 और 2 बार। और 6 रिपीट हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, 1 और 2 बार, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो यानी कि ये जो m की वैल्यू है ना, वो आपकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आपके पास m की भी वैल्यू आ गई, n की भी आ गई, d स्क्वायर की भी आ गई, तो वो सब चीज़ आपको फॉर्मूले में पुट करनी है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ अच्छे से, हाँ इस तरीके से। अब यहाँ पर आप बस फॉर्मूला लगाओगे, 39.5 लिख दोगे डी स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर की जगह, और m की जगह आप लिखोगे 2, और n की जगह आपको लिखना है 10। समझ में आ रही है। और यहाँ पर बस आपको सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है, और जैसे आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आर के यानी कि स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.754 आ जाएगा। और डिग्री क्या होगी, क्योंकि ये 0.07 है, 0.7 है, तो 0.7 जो है हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है। ये आप टेबल में देखोगे तो समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ है। अब इसके साथ साथ स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बाद हमारे एक चीज और बचती है, जो कि है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसमें आपके 3-4 फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, और तीनों चारों के सिंपल से न्यूमेरिकल है, वो और कर लेते हैं, फिर हमारा कोरिलेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। नाउ द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में ना आपको ये मीन मेथड के ही कुछ फॉर्मूले करने हैं, एक एक्चुअल मीन मेथड, एक डायरेक्ट मीन मेथड, एक एज्यूम्ड मीन, और एक स्टेप डेविएशन मीन मेथड। और इसके अंदर एक्चुअल मीन मेथड का जो फॉर्मूला है वो देखो, सिग्मा इसमें आर है, ये जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट है ना, इसको आप आर बोलते हो, ठीक है। और जो स्पीयरमैन वाला है उसको आप आर के बोलते हो। इतना समझ में आया। अच्छा, तो ये जो आर है, इसमें आपको एक्चुअल मीन मेथड में सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई सिग्मा वाई स्क्वायर, ये वाला इजी फॉर्मूला है, ये तो अभी याद हो जाएगा, ठीक है। और एक है डायरेक्ट मीन मेथड। डायरेक्ट मीन मेथड में कैसे करोगे, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन मल्टीप्लाई एक्स की मीन और वाई मीन, ठीक है, और अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस एन ब्रैकेट में एक्स मीन का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दोबारा अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस एन ब्रैकेट में वाई मीन का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो ये होता है डायरेक्ट मीन मेथड। और यहाँ पर एक खुशखबरी की बात है, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड में आपको सेम फॉर्मूला देखने को मिलेगा। थोड़ा सा बड़े बड़े लग रहे हैं, बट इसमें आपको शॉर्टकट ट्रिक बनानी पड़ेगी कि आपको कैसे दिमाग में घुसाना है, वो आप अपनी तरफ से देखो कि कैसे आप इसको याद करने वाले हो। जैसे कि यहाँ पर देखो एक्स वाई है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर भी एक्स वाई है ना। तो यहाँ पर आप देखो, पहले एक्स का सॉल्व किया इन्होंने, एक्स स्क्वायर, और फिर मीन का एक्स स्क्वायर माइनस कर दिया है ना, और यहाँ पर वाई का डिपार्टमेंट लिया है। यहाँ पर दोनों साथ साथ एक्स वाई, यहाँ पर फिर एक बार एक्स का डिपार्टमेंट, एक बार वाई का डिपार्टमेंट, है ना। और जो सेम स्ट्रक्चर यहाँ है वही सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे। तो ऐसे करके आप थोड़ा रटने की कोशिश करो इसको। और एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड में क्या फॉर्मूला है, सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस उसके बाद सिग्मा डी एक्स मल्टीप्लाई सिग्मा डी वाई और अपॉन में एन, उसके बाद एक बड़ा सा अपॉन फिर से आएगा, और यहाँ पर 2 अंडर रूट लगेंगे। फिर उसके बाद x का डिपार्टमेंट सॉल्व होगा कि सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन, और सेम यहाँ पर y का। तो ये आप अपने फॉर्मूला लिखो, या फिर ये नोट्स आप टेलीग्राम से ले लो, जैसे मर्जी आप याद करो, बट करो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3-4 मेथड्स आपने देखे, एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन मेथड, इन चारों के हमें एक एक न्यूमेरिकल करना है, जो कि मैं अभी आपको करवा रही हूँ, ठीक है।
सो लैंड करते हैं अपने सबसे पहले मेथड पे, जो कि है एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड का वो देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल, ठीक है। कैलकुलेट प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। अब यहाँ पर जैसे ऊपर स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि एक्चुअल मीन मेथड से आपको निकालना है। पेपर में आपको, चिंता मत करो, पेपर में आपको बताएंगे कि कैसे आपको निकालना है, उसकी कोई टेंशन मत लो। एक्चुअल मीन मेथड से आपको कैसे निकालना है, जैसे कि सबसे पहले सीरीज ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10 है, ठीक है। इन 10 बच्चों के मैथ्स में इतने मार्क्स आए हैं और स्टैटिस्टिक्स में इतने मार्क्स आए हैं। तो एक्चुअल मीन मेथड से आप कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कैसे निकालोगे? सबसे पहले ये वही टेबल बनेगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले मैथ्स के मार्क्स लिख लो। मैथ्स के मार्क्स को आप क्या ले लोगे, एक्स। सारे मैथ्स के मार्क्स लिख लिए। आप क्या करोगे, फिर आपको ये देखो, यहाँ पर सबसे पहले एक चीज आपको निकालनी है, सिग्मा। ये एक्स आपने ले लिया, इन एक्स का आप टोटल कर दो। टोटल कितना आएगा एक्स का, 300। इन सबको आप टोटल करोगे ना, तो इसका आएगा 300। अगर आपको मीन निकालनी होती है तो मीन का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स की अगर मीन निकालनी होती है तो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स तो आपको ऑलरेडी 300 आ गया, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, 10 थे, तो 300 अपॉन 10 इक्वल्स टू 30। तो यहाँ पर आपका 30 जो आपकी मीन आ गई, मीन ऑफ एक्स। तो अब आप क्या करोगे, ये जो एक्स है, एक्स में से माइनस कर दो एक्स की मीन को, और एक्स की मीन आपने निकाली ली 30 है, और x जो है वो ये वाली वैल्यूज हो गई। तो ये x माइनस एक्स का जो मीन है उससे आपका छोटा x बन जाएगा इस तरीके से। तो आप ये वाली वैल्यूज निकालो, स्मॉल x वाली। हम ये स्मॉल x वाली वैल्यूज क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो अभी आपने ऊपर मेथड पढ़ा है ना, ये स्मॉल x वाला और ये स्मॉल y वाला और x और y वाला, x y वाला, ये सब आपको निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आप एक्चुअल मीन मेथड से कर रहे हो। तो आप बोलोगे कि आप ये x स्क्वायर y स्क्वायर x y क्यों निकलवा रहे हो, बिकॉज क्योंकि ये सारी चीजें मैं फॉर्मूले में चाहिए, तो इसलिए तो निकलवा रही हूँ। तो इसलिए आप x कैसे निकालोगे, x ये वाली वैल्यू में से माइनस करना है 30, तो आपकी ये वाली आएगी 15 माइनस 30 माइनस 15, 18 माइनस 30 माइनस 12, 21 माइनस 30 माइनस 9, 24 माइनस 30 माइनस 6, ठीक है। अब x की सारी वैल्यूज आ गई, अब x स्क्वायर की वैल्यूज निकालो। x स्क्वायर कितना है, 15 माइनस 15 का होल स्क्वायर 225 माइनस 12 का होल स्क्वायर 144, इस तरीके से। अब मैथ्स का कंपार्टमेंट यहीं खत्म होता है, स्टैटिस्टिक्स के कंपार्टमेंट में आ जाओ। स्टैटिस्टिक्स के जो भी आपके मार्क्स थे, जितने भी हैं, वो आप इस साइड पे लिखोगे, इस कॉलम में, और इस कॉलम का नाम दे दो आप क्या, y, क्योंकि हमारा दूसरा वेरिएबल है, ठीक है। अब उसके बाद आपको छोटा y निकालना है। छोटा y कैसे निकालोगे, y की जो वैल्यूज हैं उसमें से आपको y की मीन माइनस करनी है। अब y की मीन कैसे माइनस करोगे, तो जब भी हमें किसी भी चीज की मीन निकालनी है, जैसे मान लो मैं p की मीन निकाल रही हूँ, तो आपको सिग्मा p यानी कि जितनी भी p की टोटल वैल्यूज हैं वो डिवाइड बाय n करना पड़ेगा। और अब यहाँ पर y की मीन निकालनी है, तो सिग्मा y अपॉन n, और n तो आपको पता ही कि 10 है, और सिग्मा y कितना है, सिग्मा y निकलेगा इन y के जितने भी अंदर आपके वैल्यूज है, इस y को टोटल कर दो। तो सिग्मा y कितना आ गया, 330। अब 330 को डिवाइड करोगे 10 से तो कितना आ जाएगा, 33। तो यानी कि जितनी भी y की वैल्यूज है इसमें से माइनस कर दोगे 33 को, तो आपके पास छोटा y आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 25 माइनस 33 इज इक्वल्स टू -8, 25 माइनस 33 इज इक्वल्स टू -8, 27 माइनस 33 इज इक्वल्स टू -6। ऐसे ऐसे करके सारी की सारी y की वैल्यूज निकालोगे। जब सारी y की वैल्यूज आ जाएंगी तो y स्क्वायर निकालोगे, यानी कि -8 का होल स्क्वायर 64, -8 का होल स्क्वायर 64, -6 का होल स्क्वायर 36। अब ये आपके पास y भी आ गया, x भी आ गया, तो x और x y कैसे निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि -15 -8 को इंटू करोगे तो 120, -12 -8 96। ऐसे ऐसे करके एक्स वाई भी निकालोगे, और इन सब का टोटल निकालोगे, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, और ये आपने सिग्मा एक्स निकाला है। क्यों, क्योंकि अब आपको सारे के सारे फॉर्मूला में डालना है। तो एक्चुअल मीन का जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको ऊपर ही बताया था, जो फॉर्मूला आप वो पुटअप करोगे, सिग्मा एक्स वाई आपका 708 आएगा, और सिग्मा एक्स स्क्वायर जो था वो 1080 मल्टीप्लाई बाय 480। अब अगर आप चाहो तो इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, या फिर आगे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसा आप मन चाहो तो कर सकते हो, लेंथी बनाने की जरूरत नहीं है, इतना सॉल्व करना चाहो तो इतना भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा
एक्चुअल मीन मेथड से कोरिलेशन, ठीक है। द नेक्स्ट इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन देखते हैं। द डाटा ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी परचेज रिलेटिंग टू अ कमोडिटी फॉर 5 मंथ्स आर गिवन बिलो। कैलकुलेट प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन। ये प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन क्या होता है? कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो ये दूसरा ही नाम है, तो इसमें टेंशन मत लेना। बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी एंड कमेंट इन इट साइन एंड मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर आपको 5 महीने का क्वांटिटी एंड प्राइस का मैग्नीट्यूड दे रखा है, ठीक है। तो ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। अब वही ये वेरिएबल एक्स है, ये वेरिएबल वाई है, सेम चीज करनी है, ठीक है। तो एक्स वेरिएबल लिख दिया यानी कि प्राइस, क्वांटिटी लिख दिया। अब क्या करना है? एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई निकालना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको फॉर्मूले मैंने ऊपर बताया है ना, सारे के सारे डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला देखते हैं कि क्या क्या है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला ये है। इसके अंदर हमें क्या निकालना है? एक्स निकालना है, वाई निकालना है, एक्स स्क्वायर निकालना है, वाई स्क्वायर निकालना है, और एक्स की मीन निकालना है और वाई की मीन निकालनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं। चलो x निकाल लिया। x तो आपका क्वेश्चन में ही दे रखा है ना। प्राइस एक वेरिएबल है तो प्राइस x मान लिया। क्वांटिटी जो है उसको हम y मानेंगे, तो आपने क्वांटिटी लिख दिया। अब x का स्क्वायर कर दो, 100 100 121 144 144। फिर y का स्क्वायर कर दो, 25 36 16 9 एंड 4। और उसके बाद x और y को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी ये वैल्यूज आ जाएंगी। और इन सभी का x का टोटल, y का टोटल, एक्स स्क्वायर का टोटल, वाई स्क्वायर का टोटल और एक्स वाई का टोटल जो है वो आप यहाँ लगाओगे सिग्मा करके। सिग्मा मतलब क्या होता है? इन सभी का टोटल। इतना समझ में है? तो ये सारी आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है? एक्स की मीन कितनी आएगी और वाई की मीन कितनी आएगी। तो आपके पास एन कितना है? एन देखो कितना है, कितने अमाउंट है टोटल? 5 है, तो एन जो है वो आपको 5 है। अब आपको किसकी मीन निकालनी है? एक्स की मीन निकालनी है। तो यहाँ पर देखो एक्स की मीन निकलेगी सिग्मा एक्स अपॉन एन। एन जो था आपका 5 था और सिग्मा एक्स जो है वो कितना है आपका 55, तो यानी कि 11 आ गई, ठीक है। तो ऐसे करके आपकी ये जो है सिग्मा मतलब एक्स की जो मीन है वो 11 आएगी और वाई की जो मीन है वो 4 आएगी। तो ये सारी वैल्यूज आपके पास इकट्ठी हो गई हैं, है ना। तो अब मैं इसको एक बार रब कर देती हूँ। ये सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। अब बस आपको इसमें फॉर्मूले में पुटअप करना है एंड यू विल गेट द आंसर। बस आपको क्या करना है? फॉर्मूला आना चाहिए, टेबल बनाना आना चाहिए। जो टेबल बना रखा है दैट्स इट। फॉर्मूला याद है तो सब हो जाएगा A to Z, और थोड़ी सी प्रैक्टिस। तो ये आपने सारा का फॉर्मूला लगाया और एक एक वैल्यू जितनी भी आई है, चाहे वो एक्स स्क्वायर की है, एक्स मीन की है, एक्स वाई की है, सब पुटअप करके आपको आर जो है लास्ट में निकालना है। और जो भी आर आएगा उसकी डिग्री लिखनी है कि हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। ऐसे ही करके अब हम आते हैं अगले पे, ठीक है। अगला जो है वो हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड है, और उसके बाद फिर हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड बचेगा। ये 2 मेथड और है, फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन वाले मेथड पे आते हैं। कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पर आपको फादर की हाइट दे रखी है, उसका डाटा दे रखा है इंचेस में, और सन की हाइट दे रखी है वाई में, मतलब इंचेस में। इंटरप्रेट करना रिजल्ट। तो यहाँ पर फादर की हाइट है, सन की हाइट है, तो फादर की हाइट को हम एक्स मानेंगे और सन की हाइट को y मानेंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर हमारे पास एज्यूम्ड मीन मेथड है, और जैसे कि आप हमेशा से करते आ रहे हो, जब भी आपके पास एज्यूम्ड मीन आता है तब आपको कोई ना कोई एक चीज एज्यूम करनी पड़ती है ना। तो वो चीज ध्यान से देखेंगे अभी हम। तो यहाँ पर मैंने टेबल बनाने के लिए HOF यानी कि हाइट ऑफ फादर, इसको मैंने एक्स वेरिएबल लिया है, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगी, सारी की सारी जितनी भी हाइट है फादर की जो टेबल में गिवन थी ऊपर यहाँ पर, वो मैंने सारी की सारी, ये देखो जितनी भी फादर की हाइट है वो मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये आपका हो गया x, समझ में आ रहा है। अब आप निकालोगे dx। dx कैसे निकलेगा, ये देखो मैंने इस फादर ऑफ हाइट में से एक नंबर चुन लिया जिसको मैं एज्यूम्ड मीन का दर्जा दूंगी, यानी कि मैंने चुन लिया 68, तो मैं इसको एज्यूम्ड मीन चुन रही हूँ, ठीक है। तो ये जो आपका dx है वो कैसे निकलेगा, ये x की वैल्यूज में से मेरी जितनी भी एज्यूम्ड मीन होगी, मेरी जो भी एज्यूम्ड मीन होगी वो माइनस करूंगी, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन मैंने कितनी ले ली 68, तो यानी कि x में से मैं माइनस करूंगी 68, और x का है ये सारी वैल्यूज, तो यानी कि 65 में से 68 माइनस होगा तो -3, 66 में से 68 माइनस होगा तो -2, 57 में से 68 माइनस होगा तो -11। ऐसे से करके आपका dx जो है वो सारा आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। अब वही आपको dx स्क्वायर करना है। dx स्क्वायर कैसे करोगे, इन सब का आपको
होल स्क्वायर करना है। 3 का होल स्क्वायर 9, -2 का होल स्क्वायर 4, -11 का 121, -1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद आपको ये हाइट ऑफ फादर वाला किस्सा यहाँ पर खत्म होता है। अब आपको हाइट ऑफ सन मेंशन करना है। हाइट ऑफ सन में आप इसको y वेरिएबल लोगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है, और सारी जितनी भी हाइट ऑफ सन है जो आपको ऊपर क्वेश्चन में गिवन है वो आप लिख दोगे। फिर उसके बाद आपको dy करना है ना। dy कैसे निकालोगे, जितनी भी y की वैल्यूज है उसमें से माइनस कर दोगे, कोई भी एक नंबर आपके द्वारा चुना गया एज्यूम्ड मीन का, तो मैंने 65 चुन लिया, कोई भी चुन लो, आप 72 भी ले सकते हो, एनीथिंग, ठीक है। तो अब मैंने 65 चुना है एज ए एज्यूम्ड मीन, और dy कैसे निकलेगा कि जितनी भी y की वैल्यूज हैं माइनस करूंगी मैं a यानी कि एज्यूम्ड मीन, और मैंने एज्यूम्ड मीन कितनी ले रखी है 65, तो यानी कि y माइनस 65। ये फॉर्मूला है, ये पैटर्न है, जो इस पैटर्न से आपको सॉल्व करना ही करना है, तो पैटर्न याद रखना है ना। तो अब 67 में से 65 गए तो 2, 56 में से 65 गए तो -9, 65 में से 65 गए तो 0, तो dy की वैल्यू निकालोगे। जब dy की वैल्यू आ जाएगी तो dy स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे। आप कैसे, इनका स्क्वायर करोगे, इन सभी का स्क्वायर करोगे साथ ही साथ, तो ये आपको जो है dy स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास dx भी है, dy भी है, तो dx और dy को आप साथ में इंटू करोगे, जैसे कि -3 इंटू 2 -6, -2 इंटू -9 18, -11 इंटू 0 0, तो dx और dy की भी वैल्यूज आ जाएगी। इतना समझ में आ रहा है। अब लास्ट में dx को भी टोटल करोगे, dx स्क्वायर को टोटल करोगे, dy को टोटल करोगे, और dy स्क्वायर को भी टोटल करोगे, dx और dy को भी टोटल करोगे। इन सबको टोटल करने के बाद जस्ट आपका फॉर्मूला आना है। फॉर्मूला आप लगाओगे, जितना भी आपको जो भी फॉर्मूला है एज्यूम्ड मीन मेथड का, यहाँ पर आप ऊपर देखो मैंने आपको दिखाया ना एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला, ये रहा, ये आपका फॉर्मूला है। इसको आप पुट अप करोगे, बस आपको वैल्यूज लगानी है एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। देखो अब यहाँ पर इस तरीके से आप वैल्यू लगाओगे, ये सारी वैल्यूज लगाने के बाद आप जितना हो सके अपने दम पे सॉल्व करो, जितना भी सॉल्व हो सके वो सॉल्व करो। लास्ट में आपका आंसर ये आ जाएगा, एंड यहाँ पर मॉडरेट डिग्री ऑफ देयर कोरिलेशन, समझ में आया। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में यहाँ पर एक चीज चेंज हो जाएगी बस, जैसे कि यहाँ पर आपने ये लिखा था ना dx की x में से हम एज्यूम्ड मीन को माइनस कर देंगे, यहाँ पर बस एक नीचे c और डिवाइड हो जाएगा। c इज कॉमन फैक्टर, अभी मैं बताऊंगी कैसे करना है वो, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन मेथड का सबसे पहले क्वेश्चन देखो, द डाटा ऑन प्राइस एंड सप्लाई, प्राइस और सप्लाई दे रखा है, वो भी 7 महीने का, तो प्राइस को हम x मानेंगे क्योंकि हमारा पहला वेरिएबल है, और सप्लाई को हम y मानेंगे क्योंकि हमारा दूसरा वेरिएबल है। तो वही टेबल बनाना है। सबसे पहले आप x की वैल्यूज लिखोगे, प्राइस की लिख दी। अब आपको क्या करना है, इसको हमने x मान लिया, अब यहाँ पर x -60 करोगे आप। मैंने एज्यूम्ड मीन जो है यहाँ पर 60 ले ली थी, ठीक है, एज्यूम्ड मीन मैंने 60 ले ली, तो यहाँ पर x -60 सबसे पहले हमने कर दिया, x -60 कर दिया। अब dx निकालना है। dx कैसे निकालोगे, जो ये x -60 की वैल्यू आई है ना, उसको हम डिवाइड कर देंगे c से। अब c क्या होता है, c इज अ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर एक चीज ऐसी होती है कि ये जितनी भी आपकी x -60 की वैल्यूज आई है ना, इन सारी वैल्यूज को कोई ऐसा नंबर जो इन सारी वैल्यूज को डिवाइड कर सके। अब आप x -60 की सारी वैल्यूज को देखो और ये देखो कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सारी वैल्यूज को डिवाइड कर दे। तो आप देख रहे हो कि 20 ऐसा नंबर है, तो आपने क्या किया, x -60 को डिवाइड कर दिया 20 से, तो आपके सारे नंबर आ जाएंगे, और इस तरीके से आप dx निकालोगे, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20 हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो वैल्यूज है x -60 की वो सारी डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर dx की मैंने सारी वैल्यूज लिख ली, कैसे, x -60 की जितनी भी वैल्यू है उनको डिवाइड करते जाओ 20 से, तो -40 डिवाइड बाय 20 -2, तो dx भी आ गई। अब dx आ गई तो dx स्क्वायर निकालोगे, जैसे हमने ऊपर एज्यूम्ड मीन वाले मेथड में की थी। अब प्राइस का खत्म हो गया, किस्सा सप्लाई वाला आ गया, तो सप्लाई की जितनी भी आपकी ऊपर वैल्यूज थी वो आप यहाँ पर लिखोगे, उसको आप वेरिएबल y मानोगे। फिर एक एज्यूम्ड मीन ले लो, यहाँ पर एज्यूम्ड मीन जो है वो 500 ली गई है, ये एज्यूम्ड मीन यहाँ पर मैंने ले ली, ठीक है।
और उसके बाद y माइनस 500 कर दिया। y की सारी वैल्यूज़ को आप माइनस करोगे 500 से, जैसे कि 400 माइनस 500 माइनस 100, फिर 200 माइनस 500 माइनस 300। तो जितनी भी y माइनस 500 की वैल्यूज़ है वो यहाँ पर लिख दिया आपने, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर dy आपको कर देना है। dy कैसे करोगे, y माइनस 500 की जितनी भी वैल्यूज़ है उसको हम एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे। अब वो कॉमन फैक्टर हम क्या लें, मतलब कि इन सभी वैल्यूज़ में से हम क्या लें, इन सभी में से आपने 100 ले लिया तो आपकी सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो डिवाइड हो जाएंगी, तो आपकी डी वाई आ गए सारी वैल्यूज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डी वाई लिखने के बाद आपको डी वाई का स्क्वायर करना है, यानी ये जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं उन सबका आपको होल स्क्वायर करना है एंड यू विल गेट द आंसर। तो टेबल बन गया। अब आपको नीचे इन सभी का टोटल कर देना है, जैसे कि यहाँ पर टोटल लिखा हुआ है। फिर आपका और एक और कॉलम बनेगा, यहाँ पर स्पेस नहीं था, डी एक्स और डी वाई का, ठीक है। डी एक्स और डी वाई का कॉलम लगा के और यहाँ पर आपको 54 करना है। डी एक्स और डी वाई कहाँ से आई है, देखो ऊपर डी एक्स और डी वाई, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है साथ साथ में, तो ये आपके सारे वैल्यूज आ जाएंगे। और बस एज्यूम न्यून वाले का भी फॉर्मूला सेम है और स्टेप डेविएशन वाले का भी फॉर्मूला सेम है। ये सारी वैल्यूज जितनी भी हैं, ये सारी की सारी वो सब आप फॉर्मूले में पुट करोगे एंड यू विल गेट द आंसर। सो इस तरीके से हमारे जो पूरा चैप्टर है कोरिलेशन का वो खत्म होता है। एंड आई होप आपको मेरे पढ़ाने का और समझाने का तरीका अच्छा लगा, एंड आई होप आपको वीडियो भी काफ़ी अच्छी लगी होगी। नोट चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।